Hello everyone, myself Riya Shah and I welcome all of you back to my channel. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19. नाउ लेट अस क्विकली रिकैप हमने इससे पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस में क्या क्या किया था. हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 13 से कि लॉज क्या होते हैं और कौन सी अथॉरिटीज़ ये लॉ बना सकती है एंड दैट कौन से लॉज को हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में चैलेंज कर सकते हैं. देन वी स्टडीड के फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं. डिटेल में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी और आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 में. आर्टिकल 19 बेसिकली गिव्स यू 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है. इसका मतलब ये कि फ्रीडम के साथ साथ स्टेट को पावर भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही उस फ्रीडम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का. नाउ ऑलवेज अंडरस्टैंड, कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई भी लॉ में हर एक वर्ड पे एम्फेसिस किया जाता है, यानी कि हर वर्ड जो एक एक्ट में, एक प्रोविजन में, एक स्टैट्यूट में या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में लिखा गया है उसका मीनिंग होगा, वो ऐड करने का एक रीजन होगा. सो वेन एवर यू रीड अ स्टैट्यूट और अ प्रोविजन यू हैव टू मेक श्योर इन माइंड कि आप हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप हर चीज़ से इंटरप्रिटेशन निकाल के उसका एग्जैक्ट मीनिंग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, तो अब हम ये समझेंगे कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का जो मतलब है वो क्या होता है. चलिए ये समझने के लिए वी ट्रेस आवरसेल्व्स बैक टू आर्टिकल 14 जिसमें हमने टेस्ट किया था आर्बिट्ररीनेस का कि एक क्लासिफिकेशन रीजनेबल होगा या नहीं, वो कौन से बेसिस पे डिफाइन होगा कि रैशनल नेक्सस है या फिर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है. और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर क्लासिफिकेशन इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आएगा तो उसको हम आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन बोलेंगे. सेम इसी तरीके से हम जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहेंगे आर्टिकल 19 के फ्रीडम में, अगर वो आर्टिकल 14 को वायलेट करती है या फिर रीजनेबल क्लासिफाई नहीं की गई है तो वो क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी हो जाएगा. अब एक आर्टिकल रीजनेबल होता है या नहीं वो हम कैसे समझेंगे. तो हर एक रेस्ट्रिक्शन सब क्लॉज 2 टू सब क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 19 उन्हीं के प्रोविजंस के अंदर होना चाहिए. अगर एक भी रेस्ट्रिक्शन सब क्लॉज 2 टू सब क्लॉज 6 में जो फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं उसके बियॉन्ड जाता है तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो आर्बिट्ररी बन जाएगा. एक हमें पता चल गया कि रीजनेबल कब होगा, जब क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 के अंदर फिट होगा, और दूसरा जब वो आर्बिट्ररी नहीं होगा. अब ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करने का तरीका है वो हर एक कोर्ट के ऊपर सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है. डिफरेंट केस लॉज में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आए हैं कि आप एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो. तो वो सारे इंटरप्रिटेशंस को ध्यान में रख के कोर्ट जो है वो ओपिनियन देता है कि पर्टिकुलर फैक्ट्स के बेसिस पे पर्टिकुलर केस में जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था वो रीजनेबल था या नहीं था. अब हमने ये समझा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है. व्हाट इफ द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड वाज नॉट रीजनेबल. तो बहुत ही सिंपल है कि अगर रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है मतलब ये कि आपके पास फ्रीडम थी लेकिन आपने वो फ्रीडम का एक्सरसाइज नहीं किया बिकॉज आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था. रेस्ट्रिक्शन था वो कैसा था, अनरीजनेबल था. तो आप उस रेस्ट्रिक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज इट वॉज आर्बिट्ररी, इट वॉज नॉट रीजनेबल एंड इट इन्फ्रिंज्ड योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. आई होप आपको ये क्लियर है कि आर्टिकल 19 में किन टाइप्स की फ्रीडम है, उसके रेस्ट्रिक्शंस है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है एंड इफ रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं. After studying all these, now we'll move forward to study different kind of freedoms which is mentioned under Article 19. एक पूरे वीडियो में सारी फ्रीडम लेना बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा आपके लिए भी क्योंकि समझना डिफिकल्ट है. हम आज 2 फ्रीडम के बारे में बात करेंगे एंड रेस्ट 4 फ्रीडम्स विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. तो चलिए सबसे पहले वाली फ्रीडम की हम बात करते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
अब इससे पहले हम ये फ्रीडम से स्टार्ट करें, एक चीज आप नोट कर ले इफ यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, दैट पहले आर्टिकल 19 सिटीजन्स में भी सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के पास अवेलेबल होता था. सो यू सी द ओरिजिन. सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है. उसके अलावा कोई भी फॉरेन पर्सन इस चीज को या फिर इस फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है. Secondly, before bank nationalization case, that is R.C. Cooper versus Union of India, इस केस के पहले जो ये सिटीजन वर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स यानी कि लिविंग पर्सन्स के लिए डिनोट किया जाता था. लेकिन आफ्टर दिस केस जुडिशरी ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि सिटीजन नॉट ओनली मीन्स लिविंग पर्सन्स बट ऑल्सो लीगल पर्सन, यानी कि कोई कॉर्पोरेट फर्म होगी जिसकी एक लीगल आइडेंटिटी है, उसको भी आप एक सिटीजन के अंदर एंटरटेन कर सकते हैं. इसका मतलब ये कि ये 6 राइट्स जो गारंटी की गई है आर्टिकल 19 में वो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि लिविंग पर्सन्स के लिए तो एप्लीकेबल है ही साथ लीगल पर्सन्स यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के जो पर्सन है या जुडिशियल आइडेंटिटी के जो पर्सन है उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेट अस रीड दैट व्हाट डज दिस फ्रीडम एक्चुअली मीन्स एंड दैट उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है. तो अब ये बात समझिए कि हम जो भी फ्रीडम करेंगे उसके साथ साथ ही उसके रेस्ट्रिक्शंस करेंगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, और उसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज किए गए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में. सबसे पहले इस फ्रीडम का मतलब समझते हैं. सो इट मीन्स right to express one's own convictions and opinions freely by word of mouth, writing, printing, pictures or any other mode. It does include the expression of one's idea through any communication visible or representation made. The term expression connotes publication and thus the freedom of press is also included. सो बहुत ही सिंपल है कि फ्रीडम इन स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप आपके कन्विक्शंस, आपके ओपिनियंस, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो फ्रीली एक डेमोक्रेसी में सबको बता सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं. और जो वर्ड एक्सप्रेशन है वो बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन का है. तो एक्सप्रेशन में कोर्ट्स ने ऐसा इंटरप्रेट किया है कि पब्लिकेशन भी आ जाता है. दैट मीन्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है. तभी जो न्यूज़पेपर, जर्नल्स पब्लिश होते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, बुक्स पब्लिश होते हैं, वो सब पब्लिश करने की राइट हमारे पास कहाँ से आई है? तो वो हमारे पास आई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से. यानी कि हम जो ओपाइन करते हैं वो हम कोई भी मीडियम के थ्रू, या तो थ्रू वर्ड्स दैट इज थ्रू स्पीकिंग, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशंस थ्रू बुक्स, थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू इमेजेस, मूवीज के थ्रू आप दिखा सकते हैं. अब द क्वेश्चन इज ये फ्रीडम आने का रीजन क्या था, हम ये फ्रीडम क्यों लेके आए? तो एक डेमोक्रेसी में रह के अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज द फंडामेंटल रीजन दैट इज पीपल्स राइट टू नो. हर एक पर्सन की एक डेमोक्रेसी में हर चीज को जानने की एक राइट है. इसी राइट से इमेनेट हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि एक सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जानने का भी पूरा राइट है जितना उसको अदर एक्शंस जानने का राइट है. सो बेसिकली वी आर कमिंग बैक टू द पर्पस कि ये जो फ्रीडम है वो क्यों आया गया. तो उसके 4 रीजन है. सबसे पहले तो व्हेन एवरीवन नोज व्हाट इज हैपनिंग, ट्रूथ असरटेन करना इजी हो जाता है. सेकंड, नॉलेज यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन अ डेमोक्रेसी. थर्ड है स्ट्रेंथन्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन. इफ यू डोंट नो who all are running in a political party, who all are running with what campaign, who all are playing into what field, will you be able to make correct choice to vote a person who is actually decisive of running a country? So that means एक decision making के लिए भी बहुत important role play करता है क्या? freedom of speech and expression. चलिए एक और बात, हम हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ concepts की बात कर रहे हैं. After completing, that is after learning all the freedoms mentioned in Article 19, हम एक वीडियो में लेंगे सारे के सारे केस लॉज जो इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स के साथ रिलेट करने के लिए.
चलिए नाउ क्विकली वी विल सी के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या प्लेस किए गए हैं आर्टिकल 19 में. सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 स्टेट्स नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interests of. अब ये सारे फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए हैं. सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस. अब चलिए क्विकली हम इस सारे फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जिन जिन फैक्टर्स पे इम्पोज की गई है उन फैक्टर्स का मतलब क्या. सो सबसे पहला है सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट. आपका कोई भी एक्शन या फिर आपकी कोई भी एक्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के थ्रू एमिनेट हो रही है, लेकिन वो इंडिया की इंटेग्रिटी को हैम्पर कर रहा है, इंडिया की सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है, तो उस राइट पे स्टेट के पास पूरा पावर है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का. अब सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. अभी जो सिक्योरिटी टर्म है वो बहुत वाइड है, तो हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वो समझते हैं. वर्ड सिक्योरिटी मीन्स सीरियस एंड एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर. अब पब्लिक डिसऑर्डर तो है, लेकिन एक छोटा मोटा डिसऑर्डर भी पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है. जैसे कि आप जा रहे हैं और आप हेलमेट पहनना भूल गए, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी पब्लिक डिसऑर्डर है. लेकिन क्या वो सीरियस और एग्रेवेटेड फॉर्म का है? तो नहीं. सो व्हेन अ पब्लिक ऑर्डर इज ऑफ सीरियस एंड एग्रेवेटेड फॉर्म, इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि रिबेलियन होने वाला हो, या फिर आपने एक लार्ज पब्लिक गैदरिंग की है जिसमें एक प्रोपेगेटर आपको टेररिज्म के बारे में समझा रहा है, एंड उसके स्पीच का क्लियर कट इंटेंशन ये है कि टेररिज्म क्यों प्रैक्टिस होना चाहिए. सो देन डू यू रियली थिंक दैट दिस काइंड ऑफ फ्रीडम इज परमिसिबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो नहीं, बिकॉज टेररिज्म वर्ड जहां आता है वहां हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो हैम्पर होता है. पावर है कि हम इन टाइप के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं, यानी कि ये जो पब्लिक गैदरिंग हो रही है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट. बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई फॉरेन स्टेट के साथ मेरा फ्रेंडली रिलेशन है हमारे स्टेट का, और आपका कोई ऐसा एक्ट उस रिलेशन को डैमेज कर सकता है या फिर उस रिलेशन को चेंज कर सकता है, तो स्टेट के पास पावर है कि उस टाइप की एक्टिविटीज के ऊपर बैन लगा सके. नेक्स्ट इज द टर्म पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर भी बहुत वाइड कॉनोटेशन का है. अब इसमें आपको ये समझना है कि सिंपल लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर में क्या डिफरेंस है. तो ये टेस्ट जो है कि एक नॉर्मल एक्ट पब्लिक ऑर्डर में आएगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर में, वो ये है कि एक्ट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द करंट लाइफ ऑफ कम्युनिटी सो एज टू अमाउंट टू अ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, और इट अफेक्ट्स ओनली एन इंडिविजुअल. तो अगर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ, लेकिन वो एक कम्युनिटी को हैम्पर कर रहा है या फिर कम्युनिटी के पूरे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स डिसिप्लिन, और जब पब्लिक की बात आती है यानी कि वहां आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम पब्लिक ऑर्डर को कैसे समझते हैं? एनी एक्ट विच डिस्टर्ब्स द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी. अब नेक्स्ट है डिसेंसी और मोरालिटी. डिसेंसी और मोरालिटी का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी पता है कि एक एक्ट डिसेंट और इमोरल कब हो सकता है एंड कब नहीं. इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, दैट इज सेक्शन 292 टू 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड. ये जो सेक्शन है वो प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ एनी बुक्स विच आर ऑब्सीन इन नेचर. तो वी नो कि बुक्स पब्लिश करना या फिर बुक्स सेल करना, न्यूज़पेपर सेल करना, ये सब हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है. फिर भी इस सेक्शन में इस फ्रीडम को कर्टेल किया गया है. तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है? तो नहीं, बिकॉज डिसेंसी एंड मोरालिटी इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. इसीलिए हम ये रेस्ट्रिक्शन लेके आए हैं कि आप कोई भी ऐसी बुक का सेल नहीं करेंगे जो ऑब्सीन इन नेचर है. देन यू हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो
एक फेयर और रीजनेबल लिमिट के बियॉन्ड जाता है और कोर्ट यानी कि हमारी जुडिशियल अथॉरिटीज के कंटेम्प्ट में काउंट होता है, उन सारे टाइप के एक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का पूरा राइट है स्टेट को। तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है और आपके कौन सी एक्टिविटीज एक कंटेम्प्ट में काउंट हो सकती है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली अ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दोज काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर विद इन द परमिसिबल लिमिट। देन है डेफेमेशन। डेफेमेशन इज वेरी सिंपल, आपका कोई भी एक्ट जो एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्सन की रेप्यूटेशन को इंजर करता है, सो दैट बिकम्स डेफेमेशन। क्लियरली डेफेमेशन का सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड में पूरा का पूरा एलिबरेशन है दैट हाउ विल अ डेफेमेशन बी कैलकुलेटेड और counted as a serious offense. Then last is incitement to an offense. अब आपको offense का मतलब जो है वो trace back करना पड़ेगा जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो जो जनरल क्लॉज एक्ट है वो क्यों बनाया गया था कि काफी इंडिया में बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं, लेकिन हर स्टैट्यूट में हर एक वर्ड का डेफिनेशन शायद नहीं दिया होगा। सो अगर एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट में किसी वर्ड का डेफिनेशन नहीं दिया है तो आप उस वर्ड के डेफिनेशन को समझने के लिए कहाँ पे आएंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो चलिए, ऑफेंस का मतलब जनरल क्लॉज एक्ट में क्या बताया गया है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि कोई भी लॉ इन इंडिया उसमें एक पर्टिकुलर एक्ट को एज पनिशेबल बताया गया है तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, ऑफेंस। सो आप आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करके एक ऑफेंस करवाने के लिए लोगों को इंसाइट नहीं कर सकते हो। सो यू आर इन अ पब्लिक गैदरिंग, जैसे मैंने आपको टेररिज्म का एग्जांपल दिया, सो दैट इज बेसिकली अ क्राइम। सो क्या आपने तो सिर्फ बोला, आपने कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल दैट विल बी काउंटेड एज एन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। चलिए क्विकली हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली वर्ड से समझ में आ रहा है गैदर होना। दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। नाउ व्हाट डज दिस आर्टिकल हैज टू से, दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू असेंबल। अब राइट है या नहीं वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट कि आप जो असेंबल हो रहे हैं वो पीसफुली असेंबल हो रहे हैं, सेकेंड जो गैदरिंग है वो अनआर्म्ड है, और थर्ड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का राइट है कौन से फैक्टर्स के लिए, जो सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 19 में बोले गए हैं। सो हमने ये देखा कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसके रेस्ट्रिक्शंस थे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। वैसे ही आर्टिकल 19 सब क्लॉज बी में जो हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसके रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में। सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में 3 फैक्टर्स की बात की गई है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी हमारा डैमेज हो रहा है असेंबली के थ्रू या फिर पब्लिक डिसऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तो उस केस में आप क्लियरली रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। We have studied 2 freedoms today and next 4 freedoms we are going to study in the next video. Till then, stay tuned and take care. Bye bye guys. I'll meet you in the next class. And of course, the mandatory statement, please do subscribe to my channel. Put a thumbs up, comment below for all your queries and further information regarding the videos. Bye bye guys.